चलो आज आप लोगों का शुरू करने जा रहे हैं हम लोग एक नया टॉपिक जिसका नाम है हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हम लोग अभी अभी एक टॉपिक खत्म करके आए हैं जिसका नाम था वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। अब वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी जितना हम लोग अब तक पढ़ करके आए हैं, पहले उसको रिकॉल करेंगे कि वहां पर हमें क्या चीजें बताई गई थी और ऐसी क्या उस थ्योरी में कमी रह गई जिसके बावजूद हमें एक और नई थ्योरी या एक नई अप्रोच की जरूरत पड़ी। किस चीज के लिए? मॉलिक्यूल्स के शेप के लिए। ठीक है, मॉलिक्यूल्स का शेप समझने के लिए और वहां पर बनने वाले कई सारी चीजें जैसे बॉन्ड एंगल जैसी चीजें या उसकी ज्योमेट्री, उनको बताने के लिए। तो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी जो हमारे पास थी, पहले मैं उसके ड्रॉबैक की बात कर देता हूं क्योंकि जहां पे आपके पास कोई थ्योरी फेल होती है वहीं से अपने पास कोई नई थ्योरी शुरू हो जाती है। तो अगर हम लोग सबसे पहले बात करें ड्रॉबैक की, जो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी है, देखो इस पे क्या होता है कि जो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी है ना, ये किस पे काम करती है? हमारे पास लुईस के अप्रोच पे काम कर रही थी। ठीक है, और इसकी जो एप्लीकेशन है वो भी लिमिटेड है। ये एप्लीकेशन है, लिमिटेड एप्लीकेशंस। अभी लिमिटेड एप्लीकेशंस आपको बताऊंगा लिमिटेड एप्लीकेशंस क्या रहती हैं। जैसे यहाँ पर ज्योमेट्री आप लोगों को बता दी, बोला कि अगर अपने पास बॉन्ड पेयर बन रहे हैं, बॉन्ड पेयर 4 है और लोन पेयर 0 है। सेंट्रल एटम ने अगर 4 बॉन्ड पेयर बनाए हैं और उसके पास जो लोन पेयर है वो 0 है, तो उन 4 बॉन्ड पेयर पे आपको ज्योमेट्री कैसी बताई थी? वहां पर याद है किसी को? क्या ज्योमेट्री पढ़ करके आए हो आप लोग? टेट्राहेड्रल। 0 लोन पेयर और 4 बॉन्ड पेयर पे ज्योमेट्री क्या बोली? टेट्राहेड्रल। 3 बॉन्ड पेयर पर आपको ज्योमेट्री क्या बोली उन्होंने? ट्राइगोनल प्लेनर। पर रीजन नहीं बता रहे। क्या कह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, तो जो आपके सामने लिखा है आप फॉर्मूला रटते जाओ कि कितने बीपी और कितने एलपी हैं, मतलब कितने बॉन्ड पेयर कितने लोन पेयर है, और इसके बेसिस पे अपने पास जो ज्योमेट्री बस वहां पे लिख के आ जाना। पर हो क्यों रहा है ऐसा, ये किसी को नहीं पता। तो ये जो अप्रोच है ना मेरे पास, इस अप्रोच को हम लोग कहते हैं एक रैशनल अप्रोच। रैशनल अप्रोच को आप लोग मीनिंग जानते हो? व्हाट डू यू मीन बाय रैशनल अप्रोच? रैशनल क्या होती है? रैशनल का मतलब होती है जो किसी एक ही डायरेक्शन की तरफ मुड़ती चली जा रही है। ठीक है, जिसपे आप लोग ज्यादा क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते हो। मतलब कोई भी एक ऐसी थ्योरी जो कि आपके पास कॉन्सेप्ट का या सब्जेक्ट का सेकंड पार्ट देख ही नहीं रही है कि इसका कोई दूसरा पहलू भी हो सकता है, वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ी चली गई क्योंकि उन्होंने जो आपके पास ज्योमेट्री प्रेडिक्ट करी वो किस बात पर प्रेडिक्ट करी? ऑन द बेसिस ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, और वो भी किसके अराउंड? सेंट्रल एटम के अराउंड। ठीक है, तो यहां पर जो अप्रोच थी वो एक रैशनल अप्रोच थी। अब जो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी है उसकी लिमिटेशंस को खत्म करने के लिए हमारे पास क्या है? हमारे पास दो थ्योरीज आपको पढ़ाई जाएंगी। एक तो पढ़ाई जाएगी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो कि आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, और उसके ऊपर एक और थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे सबसे लास्ट में पढ़ेंगे जिसका नाम रहेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, तो लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए ये दो थ्योरीज हमारे पास है, और ये दोनों ही थ्योरीज कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड है मेरे पास? क्वांटम मैकेनिकल प्रिंसिपल पर। अब क्वांटम मैकेनिकल प्रिंसिपल का मतलब आप जानते हो, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जब आपको पढ़ाया गया था तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में किस चीज की शुरुआत हो गई थी? आपके पास एक नई टर्म आप लोगों ने पहली बार पढ़ी थी। वहां पे बताते थे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो शेल की सबशेल और सबशेल की ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। इसका मतलब है अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है ना बॉन्डिंग में, तो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। अब ये थ्योरीज आपको बताएंगे कि कौन पार्टिसिपेट कर रही है वहां पे? ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रही है। तो यहां से कॉन्सेप्ट अब अपना चालू हो जाएगा ऑर्बिटल वाला। जबकि अभी आपको ध्यान हो तो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में कहीं भी किस चीज की बात नहीं करी थी? ऑर्बिटल्स की बात नहीं हुई थी। किसकी बात हो रही थी वहां पर? सिर्फ और सिर्फ मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स की, मतलब बॉन्ड पेयर लोन पेयर की बात कर रहे थे। ऑर्बिटल का किसी ने नाम भी नहीं लिया। बट यहाँ पर अपने पास अब जो चीजें वो चेंज होने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे यहाँ पर अपनी वीबीटी या फिर मैं कहूँ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। यहाँ पर एक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? अगर आप लोगों को ध्यान हो तो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में जहां पर भी कॉन्सेप्ट था बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का, आपको याद होगा हम लोगों ने बॉन्ड पेयर के बारे में भी पढ़ा वहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाते हुए, और किसके बारे में भी पढ़ा? लोन पेयर। पर हुआ क्या कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, ये सारी की सारी चीजें किस पे डिपेंड कर रही थी कि आपने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं अराउंड द सेंट्रल एटम। मतलब वहां पर इस चीज की बात ही नहीं हो रही है कि ऑर्बिटल है वहां पर, और अगर ऑर्बिटल के अंदर मैं देखूं तो ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन रखा हुआ होता है। तो उसने क्या करा था वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन थ्योरी ने, उन्होंने हमारे पास क्वांटम मॉडल को वहां पर अप्लाई नहीं कर रखा था या क्वांटम मॉडल को इंक्लूड नहीं कर रखा था। बट ये दोनों थ्योरीज किसको इंक्लूड करके चलेंगे? क्वांटम मॉडल को। क्वांटम मॉडल का मतलब होता है कि अब इलेक्ट्रॉन किसमें रखा हुआ है? ऑर्बिटल में। तो मैं अब आपको इलेक्ट्रॉन के नाम से नहीं पढ़ाऊंगा थ्योरीज। थ्योरीज में जब भी कभी बॉन्ड बनेंगे तो बॉन्डिंग में अब किसको इन्वॉल्व करा दिया जाएगा? ऑर्बिटल को। और ऑर्बिटल भी आपको पता है एस भी होती है, पी भी होती है, डी भी होती है, एफ भी होती है। तो अब आपको एक ज्यादा बेटर क्लैरिटी मिलने जा रही है कि कैसे हम लोग लोन पेयर और बॉन्ड पेयर डिसाइड करते हैं, और कैसे आपके पास ये डिसाइड होता है कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर से जो ज्योमेट्री है वो बनाई जाती है। ठीक है, यहीं पर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आएगा हाइब्रिडाइजेशन का, वो भी एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ही है, बट वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के ऊपर उसको सुपीरियर ही माना जाता है। ठीक है, और उसके बाद सबसे आखिरी में हम लोग करेंगे एमओटी विच इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो चलते हैं आपके वीबीटी की तरफ, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पर आ जाते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यहां पर देख लेते हैं। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमारे पास दो
दो पार्ट में हम लोगों को इसको करना है। जो सबसे पहला पार्ट में आपको करा रहा हूं, हम लोग अभी जो थ्योरी का डिस्कशन करेंगे, थ्योरी इसकी जो कंसिडरेशन यहां पर देखेंगे वो किसके बेसिस पे देखेंगे, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कंसिडरेशन। देखो अब ये इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कंसिडरेशन में क्या लिखा हुआ है, जब भी कोई दो एटम्स एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, किस चीज के लिए अप्रोच करते हैं, बॉन्डिंग के लिए, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं, तो कह रहे हैं कि वहां पर ना दो तरीके की फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं। कौन कौन सी, एक तो होती है फोर्स ऑफ रिपल्शन और एक कौन सी होती है मेरे पास, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अब जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है ना, कह रहे हैं फोर्स ऑफ रिपल्शन कैसे होगा, जो भी दो एटम्स आए हैं या आप जो भी दो एटम्स लेकर के आए हो, इन दोनों एटम्स के अपने पास जो न्यूक्लियस है, अगर मैं देखूं न्यूक्लियस और न्यूक्लियस एक दूसरे को क्या करेंगे, क्योंकि इन दोनों पे कैसा चार्ज है अपने पास, पॉजिटिव चार्ज है, और ऑब्वियस सी बात है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन भी तो रहा होगा और वैसे ही इसके एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन भी एक दूसरे को क्या करेंगे, ये रिपेल ही करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे कैसा चार्ज होता है, दोनों पे नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन इसी का दूसरा जो पहलू है थ्योरी का, वो ये भी कहता है कि मेरे पास अगर कोई दो एटम बॉन्डिंग के लिए आ रहे हैं ना, तो उनके अपने पास जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं ये दोनों, जब ये एक दूसरे को बॉन्डिंग के लिए अप्रोच करेंगे तो पहले वाले का इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले के न्यूक्लियस से क्या होगा, अट्रैक्ट, और वैसे ही ये जो दूसरा वाला है, दूसरे वाले का इलेक्ट्रॉन पहले वाले के न्यूक्लियस से क्या होगा। तो मेरे पास जब भी कोई दो एटम एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाने आते हैं तो वहां पे दो तरीके की फोर्सेस तुरंत अपने पास एक्शन में आ जाती हैं। एक होती है रिपल्सिव फोर्सेस, जो कि किसके बीच में लगती है, कंबाइनिंग एटम्स के न्यूक्लियस के बीच में या फिर उनके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, डिफरेंट एटम के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। और दूसरा जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो कैसे लगता है, पहले का इलेक्ट्रॉन दूसरे के न्यूक्लियस पे अट्रैक्ट होगा, वैसे ही दूसरे का इलेक्ट्रॉन पहले के न्यूक्लियस पे अट्रैक्ट होगा। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस और उसके साथ साथ रिपल्सिव फोर्सेस, इनके मैग्नीट्यूड को स्टडी करके अब बताया जाएगा कि इनके जो मैग्नीट्यूड है, इनके मैग्नीट्यूड को स्टडी करके हम लोग क्या निकालेंगे, इनको हम लोग निकालेंगे यहां से एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अगर आपकी रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ रही है ना सिस्टम में, तो सिस्टम में अगर रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ रही है तो उससे सिस्टम की ओवरऑल एनर्जी क्या होने लगती है, इंक्रीज होने लगती है। और आपको भी पता होगा कि जो स्टेबिलिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब जो रिपल्सिव फोर्सेस है ना, वो आपकी सिस्टम की स्टेबिलिटी को कम करना चाहते हैं, या जो मॉलिक्यूल फॉर्म होगा उसकी स्टेबिलिटी को कम करना चाहेंगे। लेकिन वही मेरे पास दूसरी तरफ अगर मैं देखूं तो अट्रैक्टिव फोर्सेस को क्या करें, अट्रैक्टिव फोर्सेस आपकी सिस्टम की एनर्जी को क्या कर रही है, कम कर रही है। और अगर एनर्जी कम हो रही होगी तो क्या बढ़ने लग जाएगी, मेरे पास स्टेबिलिटी बढ़ने लग जाएगी। तो अब हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन का या मॉलिक्यूल फॉर्मेशन का, वो इस बात पर चलेगा कि कितनी रिपल्सिव फोर्सेस और कितनी अट्रैक्टिव फोर्सेस आपके पास उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट कर रही थी एट अ टाइम। ठीक है, और यही है आपके पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का अप्रोच। तो इसमें ये पहला कंसिडरेशन है जो कि एनर्जी वाइज, ये आपको मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी किसके टर्म्स में समझा रहा है, एनर्जी के टर्म्स में। ठीक है, और एनर्जी के जो टर्म्स है उसमें समझा करके मैं क्या निकाल सकता हूं, उसकी स्टेबिलिटी निकाल सकता हूं। तो अभी हम शुरू करेंगे यहाँ पर अब आपका वीबीटी, और वीबीटी में सबसे पहले जो चीज अभी आपको पढ़ाई गई इन द टर्म्स ऑफ पॉइंट, मैं पहला एग्जांपल आपको इसमें कराने जा रहा हूं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन को। ठीक है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को यहाँ पर बना करके देखते हैं H2 मॉलिक्यूल को। अभी मैंने आपको क्या बताया था, मुझे बस ये देखना है कि जो दोनों एटम आ रहे हैं उन दोनों एटम का न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन बना करके देखना, और इसी से आपको सारे आंसर्स पता चल जाएंगे। चलो मैं एक साइड क्या करूंगा, ये मेरे पास जो है ये न्यूक्लियस हो गया पहले वाले का, और उसी के साथ ये हो गया उसका इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये पहले वाला हाइड्रोजन एटम है। और सेकंड जो साइड है, सेकंड साइड पर मैं क्या करता हूं, यहां पर भी क्या बना देता हूं, इसका न्यूक्लियस, और वैसे ही उसका बना देते हैं यहां पर एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये हो गई मेरे पास पहली वाली साइड हाइड्रोजन एटम की, और ये हो गई आपके पास उसकी ये दूसरी वाली साइड। तो इधर रखा है मेरे पास फर्स्ट H एटम, और यहां पर है आपके पास सेकंड H एटम। ठीक है, अब मेरी बात यहां पे ध्यान से समझना, मैं कुछ लाइंस यहां पे बनाने जा रहा हूं, पहले आप उनको देखो। ये पहले वाले हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरे वाले हाइड्रोजन का न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन है। पहले मैं बनाऊंगा इसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस, पर वो अट्रैक्टिव फोर्सेस जो अपनी ओल्ड है, ओल्ड मतलब है जो बॉन्ड बनने से पहले एग्जिस्ट कर रही है। अगर देखा जाए तो बॉन्ड बनने से पहले ही इसका इलेक्ट्रॉन और इसका जो न्यूक्लियस है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा होगा। तो मैं यहाँ पर जो ये अपने पास पिंक कलर वाला मार्कर है, इससे जो बना रहा हूं, ये कौन सी अट्रैक्टिव फोर्सेस है मेरे पास, ओल्ड अट्रैक्टिव फोर्सेस, पुरानी वाली। ठीक है, चलो इसको कंप्लीट लाइन के साथ ही बना देता हूं, ब्रेक लाइन के साथ नहीं बनाता। और यहां पर लिख भी देता हूं, इस वाली लाइन का मतलब क्या है, ओल्ड अट्रैक्टिव फोर्सेस। क्या इसमें
पहले से कोई रिपल्सिव फोर्सेस है क्या? क्या इसमें कोई ओल्ड रिपल्सिव फोर्स है क्या? नहीं, इसमें कोई रिपल्सिव फोर्स नहीं है पहले से। लेकिन अब देखते हैं जब ये बॉन्ड बनाने आएंगे ना, अब बॉन्ड बनाते वक्त क्या होगा? बॉन्ड बनाते वक्त इनके बीच में रिपल्सिव फोर्सेस भी एग्जिस्ट करेंगे और अट्रैक्टिव फोर्सेस भी। ठीक है, मैं सबसे पहले बना रहा हूं आपके पास रिपल्सिव फोर्सेस। कौन कौन रिपल करने जा रहे हैं एक दूसरे को? ये पॉजिटिव जो आप देख रहे हो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है, धक्का देंगे एक दूसरे को। और वैसे ही आपके पास क्या होगा? ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स भी एक दूसरे को क्या करेंगे? ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो जो मैंने ग्रीन मार्कर से बनाया है ये क्या हो गई मेरे पास? न्यू रिपल्सिव फोर्सेस। ठीक है, और ध्यान रहे इस पूरे स्ट्रक्चर में कोई ओल्ड रिपल्सिव फोर्स नहीं था। अब कौन सी फोर्स बना देते हैं बताओ आखिरी में? अब लास्ट में कौन सी फोर्स बनाएंगे हम लोग? अट्रैक्टिव फोर्स। चलो, न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस। पहले वाले के इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगा? दूसरे वाले का न्यूक्लियस। और दूसरे वाले के इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगा? पहले वाले का न्यूक्लियस। यही हो गया। तो ये मेरे पास क्या बन गई? न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा? अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या करेंगे? आपकी सिस्टम की एनर्जी को कम करने की कोशिश करेंगी, और रिपल्सिव फोर्सेस आपकी सिस्टम की एनर्जी को क्या करेंगी? बढ़ाने की कोशिश करेंगी। तो अभी आप लोग देखो, क्या इसमें मेरे पास और किसी तरीके का फोर्स तो नहीं एग्जिस्ट कर सकता ना, रिपल्शन या अट्रैक्शन का? ठीक है, चलो अब मैं ना इसका मैग्नीट्यूड लिखने जा रहा हूं, पर नंबर में लिख रहा हूं। रिपल्सिव फोर्सेस का मतलब है कि आपको ना लाइन के थ्रू बताना है कि लाइन के थ्रू पहले वाले का न्यूक्लियस और दूसरे वाले का न्यूक्लियस, क्योंकि ये ना एक दूसरे से दूर रहना चाहते हैं, पर ये चाहता है कि मैं इसके पास चले जाऊं, ये चाहता है मैं इसके पास चले जाऊं, तो वो तो उसको दूर कर रहा ना, वो बॉन्ड बनाने नहीं दे रहा है। बिल्कुल। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होती है, अट्रैक्टिव फोर्सेस आपके पास चाहती हैं, वो बॉन्डिंग के लिए क्या है? वो बॉन्डिंग के लिए विलिंग है। तो वो चाहते हैं कि यहाँ पे जो बॉन्ड है वो बने, पर रिपल्सिव फोर्सेस चाहते हैं नहीं कि बॉन्ड ना बने, और बन गया तो जल्दी से जल्दी टूट जाए, क्योंकि वो दूर कर रही है एक दूसरे को। चलो, अब मैं कह रहा था आपको कि मैं क्या लिखने जा रहा हूं इनका यहाँ पर मैग्नीट्यूड। मुझे बताओ पुरानी अट्रैक्टिव फोर्सेस कितनी थी आपके मॉलिक्यूल में? कितनी पिंक लाइंस दिख रही है आपको यहाँ पर? टोटल 2। कितनी ग्रीन लाइन दिख रही है? 2। और यहाँ पर ब्लू लाइंस कितनी दिख रही है आपको? टोटल 2। तो आप मेरे को बता सकते हो आपके सिस्टम में अट्रैक्टिव फोर्सेस कितनी है? आपके पास कितनी अट्रैक्टिव फोर्सेस आ गई? टोटल 4। ठीक है, एक तरीके से हम समझ सकते हैं कि अट्रैक्टिव फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो 4 है। तो रिपल्सिव फोर्सेस का कितना है? रिपल्सिव फोर्सेस का कितना है मेरे पास? 2। बताओ, अट्रैक्टिव फोर्सेस जीत गई या रिपल्सिव फोर्सेस जीत गई? तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है वो कैसा रहेगा? स्टेबल रहेगा, फॉर्म भी होगा और कैसा रहेगा? स्टेबल भी रहेगा। तो ये है वीबीटी का अप्रोच। वीबीटी का अप्रोच आपको कह रहा है आप अट्रैक्टिव फोर्सेस और रिपल्सिव फोर्सेस को स्टडी करो और मैग्नीट्यूड देखो। बराबर है तो भी चलेगा, बराबर है तो भी चलेगा एक बारी को, पर अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा आएंगी तो उससे आप ही का भला होगा, क्योंकि उससे स्टेबिलिटी बढ़ेगी या मैं कहूं एनर्जी कम होगी। पर ध्यान रहे, रिपल्सिव फोर्सेस का अगर कभी मैग्नीट्यूड ज्यादा आ जाए, किससे ज्यादा आ जाए? अट्रैक्टिव फोर्सेस से, तो वो मॉलिक्यूल फॉर्म नहीं हो सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पे एनर्जी इतनी ज्यादा हो गई होगी कि मॉलिक्यूल ने फॉर्म होने से ही मना कर दिया होगा। उसे पता है अगर मैं फॉर्म हुआ तो मेरी स्टेबिलिटी घट जाएगी या खत्म हो जाएगी। तो यहां पर मेरे पास जो अट्रैक्टिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड है वो किससे ज्यादा है? मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस। तो क्या मैं कह सकता हूं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्म होगा या नहीं? तो बस यही आपको लिखना होता है। तो ये कभी कभार ना, कई बार मैंने देखा है स्कूल के एग्जाम्स में टीचर दे देते हैं ये वाला क्वेश्चन बनाने के लिए कि आपको वीबीटी की अप्रोच से या आपको जो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड है उसकी अप्रोच से आपको समझाना है कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, हीलियम का मॉलिक्यूल या जो भी वो दे दे वो फॉर्म हो पा रहा है या नहीं। पर जो सबसे ज्यादा 2 पूछे जाते हैं वो हाइड्रोजन और हीलियम मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूं यहां पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्म होगा? बिल्कुल। तो देयरफॉर बिल्कुल H2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट विद स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी भी रखेगा और एग्जिस्ट भी करेगा। और क्यों कर पा रहा है ऐसा? क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा है और रिपल्सिव फोर्सेस अपने पास कम है। चलो, अभी हम लोग यहाँ पर जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना करके आ रहे हैं, अब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की हम लोगों ने जो फॉर्मेशन देखी थी, अब उसके बेसिस पे मैं यहाँ पर एक ग्राफ बनाने जा रहा हूँ जो आपके एनसीईआरटी में भी बना हुआ है, और यहाँ पर अब आप लोग ग्राफ को ध्यान से समझना। पहले ग्राफ बनाने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की बात कर देता हूं। देखो, आपको भी पता है कि अगर मेरे पास
कोई एटम है और अगर इस एटम से कोई इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हुआ है, इनफाइनाइट डिस्टेंस का मतलब है इतना दूर रखा हुआ है कि उस पे न्यूक्लियस से कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी मानते थे हम लोग? 0। ठीक है, उस समय उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी कंसिडर करी जाती थी? 0। तो अगर स्टार्टिंग में बोला जाए तो मैं ये लिख सकता हूं कि if both atoms are at infinite distance from each other। अच्छा, इनफाइनाइट डिस्टेंस का आप लोग मीनिंग समझे क्या? इनफाइनाइट डिस्टेंस का मीनिंग क्या है? इनफाइनाइट डिस्टेंस का मीनिंग मतलब ये है कि दोनों एटम्स एक दूसरे से इतना दूर है कि पहले वाले का न्यूक्लियस दूसरे वाले के इलेक्ट्रॉन को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, सिमिलरली दूसरे वाले का न्यूक्लियस पहले वाले के इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच सकता। ठीक है, इतना दूर है, इनफाइनाइटली एक दूसरे से दूर है। तो इस वक्त इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी वो कितनी रहेगी मेरे पास? 0। इस समय आपके सिस्टम की जो स्टेबिलिटी है वो क्या मान ली जाएगी? 0। लेकिन चलो अब धीरे धीरे मैं कहता हूं एक सिनेरियो कंसीडर करते हैं कि धीरे धीरे जो दोनों एटम्स हैं एक दूसरे के पास आने लगेंगे। अच्छा, अब ये जैसे एक दूसरे के पास आने लगेंगे, अब वैसे क्या होगा आपके पास? जब बॉन्ड बनने जाता है तो बॉन्ड बनते वक्त एनर्जीज क्या होती है मेरे पास? रिलीज होती है। तो इसका मतलब है ओवरऑल जो एनर्जी है ना, पोटेंशियल एनर्जी आपके पास, अब वो नेगेटिव में जाने लगेगी क्योंकि पहले से ही एनर्जी क्या है? 0। अब अगर 0 के बाद भी कोई नंबर कम होगा तो वो किस में चला जाएगा अपने पास? नेगेटिव में चला जाएगा। तो अगर मैं दोनों एटम्स को पास लाने लगूंगा ना तो इससे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होने लगती है? कम होने लगती है। और कम होने का मतलब है कि वो किस में कन्वर्ट हो जाती है अपने पास? नेगेटिव में। तो व्हेन दीज एटम्स आर ब्रॉट क्लोजर टू ईच अदर, अब क्या होगा? व्हेन दीज एटम्स आर ब्रॉट क्लोजर टू ईच अदर, ठीक है, बॉन्ड बनाने के लिए एक दूसरे को पास ला रहे हैं ताकि न्यूक्लियर पुल लगा सके एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स पे। न्यूक्लियस जो आपके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, न्यूक्लियर पुल मतलब न्यूक्लियस से आने वाला पुल। तो व्हेन दीज एटम्स आर ब्रॉट क्लोजर टू ईच अदर, तो अब क्या होगा आपके पास? पोटेंशियल एनर्जी क्या होने लगेगी? स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। डिक्रीज इसलिए होने लगती है क्योंकि जो एनर्जी है ना, एनर्जी रिलीज होती है। जब भी कोई दो एटम्स एक दूसरे के पास आते हैं तो उस समय क्या होता है? उस समय सिस्टम आपका एनर्जी रिलीज करने लगता है। ठीक है, क्योंकि बॉन्ड बनाना है। जब बॉन्ड तोड़ने होते हैं तब आपको एनर्जी देनी पड़ती है, और जब बॉन्ड बनते हैं तो वो बाहर एनर्जी फेंक देता है। हाँ बिल्कुल, जैसे आपके नंबर्स होते हैं ना, कोई नंबर 0 है, अगर वो 0 से भी कम होने लगा तो वो कहां पहुंच जाएगा? नेगेटिव में पहुंच जाएगा। तो वैसे यहां पर क्या हो गया? तो पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग का मतलब क्या है कि अगर वो 0 था तो 0 से भी कम होने लगेगा, मतलब किस में पहुंच जाएगा अपने पास? नेगेटिव में। तो मैं क्या यहां से लिख सकता हूं? इट मींस, इसका मतलब क्या हुआ? पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स नेगेटिव। और जितना पास लाऊंगा उतनी ज्यादा नेगेटिव बनेगी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे एक दूसरे के पास लाते हैं सिस्टम एनर्जी क्या करता है अपने पास? रिलीज करता है। मैं यहां पे लिख भी देता हूं, एनर्जी अपने पास क्या होती है? रिलीज होती है। तो एनर्जी रिलीज, तो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स नेगेटिव एंड बिकम्स मोर नेगेटिव। एज ब्रॉट क्लोजर या एज ब्रॉट मोर क्लोजर, जितना पास लाएंगे उतनी ज्यादा नेगेटिव बनने लगेगी। लेकिन अब जैसे जैसे आप लोग पास लाने लगे ना, मुझे बताओ आपने क्या चीज नोटिस करी? यहाँ पे क्या हुआ होगा? जैसे जैसे हम लोग इन इलेक्ट्रॉन्स को, एटम्स को एक दूसरे के पास ला रहे हैं, अब क्या हो रहा है? इनके बीच में जो रिपल्सिव फोर्सेस है वो भी आ जाएंगे एक्शन में, और उसके साथ साथ अट्रैक्टिव फोर्सेस भी आ जाएंगी। तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में तो जा रही है, पर हाँ एक समय ऐसा जरूर आएगा जब अट्रैक्टिव फोर्सेस और रिपल्सिव फोर्सेस एक्शन में आ जाएंगी, मतलब अब बॉन्ड बनने की पूरी पूरी तैयारी है। कल हम लोगों ने पढ़ा था इस चीज के बारे में। और अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस और रिपल्सिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड एक दूसरे के बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल हो जाए तो ये पॉइंट होता है मेरे पास इक्विलिब्रियम का। अब मैं उसी को यहाँ पर एक ग्राफ के थ्रू बनाने जा रहा हूं, तो आप लोग यहाँ पर इस ग्राफ को ध्यान से समझना है। आपके एनसीईआरटी में भी गिवन ग्राफ है, और ये ग्राफ को अगर आप पढ़ोगे तो ये ग्राफ कोई बड़ी बात नहीं है। मैं एक्स एक्सिस पर प्लॉट कर रहा हूं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का मीनिंग आप लोग जानते हो? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होता है? इंटर होता है, इंटर वहां पे यूज करते हैं, इंटर मींस बिटवीन टू, न्यूक्लियर मतलब बिटवीन टू डिफरेंट न्यूक्लियस। और वैसे मैं यहां पर वाई एक्सिस पर प्लॉट कर रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, चलो अब मैं यहां से शुरू करता हूं, क्योंकि शुरुआत में इन दोनों के बीच की इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या रही होगी? मैक्सिमम रही होगी। लेकिन मैं जैसे जैसे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कम करूंगा, मैंने क्या बोला? पोटेंशियल एनर्जी क्या होने लगेगी आपके पास? कम होने लगेगी।
ठीक है, लेकिन ये ना एक ऐसे पॉइंट पर आती है और उसके बाद अचानक से जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बढ़ जाती है। अगर आप इस पॉइंट को देखोगे, ये मेरे पास ये वाला जो पॉइंट है, ये कैसा पॉइंट है? पॉइंट ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। और एक काम करते हैं, इसको ना दो पार्ट में हम लोग काट देते हैं। इससे ऊपर जो भी पार्ट है वो कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है? पॉजिटिव। और इससे नीचे जो भी पोटेंशियल एनर्जी है वो कौन सी है मेरे पास? नेगेटिव वाली। ये नेगेटिव हो गया, बाकी इससे ऊपर जो भी रीजन है वो कैसा है? पॉजिटिव। क्योंकि मैंने इसको क्या माना है? मैंने इसको मानी है अपनी रेफरेंस लाइन, क्योंकि शुरुआत में पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? 0। अब आप बोल रहे हो ना 0 से नीचे आ रही है, तो मतलब नेगेटिव में कट रहा है ये। फिर अगर इसको भी क्रॉस करके चले जाएगा पॉजिटिव में, अभी कैसे जाएगा उसकी भी बात करते हैं। देखो, जब आप इसको पास लाने लगे थे तो क्या हुआ था? पोटेंशियल एनर्जी कम हुई और इस पॉइंट पर मिनिमम हो गई। ये कैसा पॉइंट है मेरे पास? मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं, ये कैसा पॉइंट हो गया मेरे पास? मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का। और इस मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी के पॉइंट पर जो अट्रैक्टिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल हो जाता है? हमारे पास रिपल्सिव फोर्सेस के। और इसी को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, रिपल्सिव फोर्सेस इज इक्वल्स टू द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और इस पॉइंट का नाम क्या होता है अपने पास? पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये आपके पास इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। ये बात आई समझ में जो मैंने यहां पर लिखी, ठीक है? क्योंकि अब क्या होगा, अब आप और भी ज्यादा इन दोनों को एक दूसरे के पास ला रहे हो। देखो, इतना भी पास नहीं लाना है कि उसके कारण जो न्यूक्लियस है ना, अब न्यूक्लियस से एक दूसरे के ऊपर कौन सी फोर्स लग रही थी? कल हम लोगों ने इस चीज के बारे में पढ़ा था, पहले वाले का न्यूक्लियस, दूसरे वाले का न्यूक्लियस, फिर पहले वाले का इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले का इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही था अपने पास। ये E है, ये EB है, ये न्यूक्लियस ऑफ B है, ये न्यूक्लियस ऑफ A है। न्यूक्लियस एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल। और वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल। अब मैं जितना पास लाऊंगा ना, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस, मैं यहाँ पे अभी अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं बना रहा हूं, मैं कौन सी बना रहा हूं? रिपल्सिव। आप इतना भी पास मत ले आओ कि अट्रैक्टिव फोर्सेस एक बारी में खत्म ही हो जाए, कि अट्रैक्टिव फोर्सेस से कौन ज्यादा हो जाए वहां पे? रिपल्सिव। तो अगर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस और कम करूंगा ना इस पॉइंट के बियॉन्ड, आप पता है उल्टा क्या होने लगेगा? अब कौन सी एनर्जी बढ़ने लगेगी? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगेगी। और अब आप लोग मेरे को बताना कि पोटेंशियल एनर्जी की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है? इनवर्सली। हमेशा ध्यान रहे, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो अगर सिस्टम की एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी क्या है? वहां पे ज्यादा। इसका मतलब ये वो पॉइंट है जहां पर आपका मॉलिक्यूल अपनी मैक्सिमम स्टेबिलिटी स्टेट में था। तो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं, ये कौन सा पॉइंट हो गया मेरे पास? पॉइंट ऑफ मैक्सिमम स्टेबिलिटी, है ना? और इसी मैक्सिमम स्टेबिलिटी के पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कैसी आ रही है मेरे पास? मिनिमम निकल करके आ रही है। बाकी अब आप इसके बियॉन्ड पुश करोगे तो इसके बियॉन्ड पुश करने पे क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगेगी। क्यों बढ़ने लगी है? क्योंकि अब रिपल्सिव फोर्सेस क्या हो गई आपके सिस्टम में? वो ओवरकम कर जाएंगे अट्रैक्टिव फोर्सेस को, उनका मैग्नीट्यूड बढ़ने लगेगा। तो हम लोग इसको यहां पर लिख देते हैं, मैं इसको यहां पर लिख भी देता हूं कि when atoms are brought even more closer beyond point, चलो इस पॉइंट को एक नाम दे देते ताकि बार बार ना लिखना पड़े। मैं इस पॉइंट को नाम दे रहा हूं E, ठीक है? क्या नाम दिया मैंने इस पॉइंट को? E, मतलब पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो when atoms are brought closer या brought even more closer beyond point E, the repulsive forces will increases over attractive forces, ठीक है? एंड हेंस अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होने लग जाएगी आपके पास? बढ़ने लग जाएगी या फिर इंक्रीज होने लग जाएगी। तो ये होता है मेरे पास इस ग्राफ का मीनिंग। आइए आप लोगों को ये बात समझ में, यहाँ पर ये ग्राफ कैसे काम कर रहा है। तो अब यहाँ पे ना एक बहुत सिंपल सा आपको एक टर्म समझाने जा रहा हूं मैं, जिसका नाम है मेरे पास बॉन्ड लेंथ, ठीक है? किस चीज की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर? अपने पास बॉन्ड लेंथ की। तो आप लोग बॉन्ड लेंथ समझना। अब ये जो थी, ये आपके पास क्या था? ये पॉइंट O हो गया, मतलब ओरिजिन का पॉइंट हो गया। अब बॉन्ड लेंथ क्या होती है? बॉन्ड लेंथ का मतलब होता है आपके पास जो भी दो एटम्स कंबाइन कर रहे हैं, उन दोनों कंबाइनिंग एटम्स का जो न्यूक्लियस है ना, उन दोनों के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस। तो मैं न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस कहां पर प्लॉट कर रहा हूं? एक्स एक्सिस पर। और आपका मॉलिक्यूल मैक्सिमम स्टेबिलिटी इसी पॉइंट पर तो रखता है। तो अगर मैं यहां से लेकर के यहां तक
अगर मैं यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस नाप दूं, मतलब इस पॉइंट तक की डिस्टेंस नाप दूं, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बॉन्ड लेंथ। तो मैं इसको नाम देता हूं डी नॉट। तो यहाँ पर डी नॉट किसको बता रहा है, बताओ डी नॉट किसको बता रहा है मेरे पास यहाँ पे इस ग्राफ में, बॉन्ड लेंथ। ये है आपके पास बॉन्ड लेंथ। किसकी बॉन्ड लेंथ हो गई है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की। ठीक है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे से कितना दूर होते हैं। ठीक है, ओरिजिन से लेकर के ये है इनकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस की तो वैल्यू हो गई एक्स एक्सिस पे, तो ये वैल्यू या ये बॉन्ड लेंथ में कब नापूंगा, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम पे, मतलब जिस समय अट्रैक्टिव फोर्सेस किसके इक्वल रही होंगी, एग्जैक्टली रिपल्सिव फोर्सेस के। आ गई ये बात समझ में, कर दो आप लोग ये ग्राफ नोट कर दो यहां पर। अगर आप इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को कम करते हो तो उससे अपने पास जो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है वो और नेगेटिव होने लगती है, बट इसको भी कहां तक करना है, एट अ सर्टेन पॉइंट तक ही करना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप उसको भी क्रॉस कर जाओगे उसके बाद आप लोग यहां पर ध्यान रखो, मैंने यहां पर लिख रखा है, अगर आप इससे भी और क्लोज ला रहे हो, पॉइंट ई जो है ना, ये जो पॉइंट ई था, मतलब मैं इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस अब और कम कर दूं, अब उल्टा होने लग जाएगा। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होने लगेगी मेरे पास, उल्टा पॉजिटिव होने लग जाएगी। ठीक है, बढ़ने लग जाएगी। मतलब जैसे मैंने आपको यहाँ पर ये, अरे बस हो गया आपके पास ये जो बॉन्ड लेंथ यहाँ पर आई है, अगर हम लोग हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करें तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए आपको मैं बता देता हूं कि अपने पास जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ है वो कितनी होती है, 74 पिकोमीटर। ठीक है, ये क्या है मेरे पास, ये बॉन्ड लेंथ है, और ये किसकी बॉन्ड लेंथ है, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की जो एक एवरेज बॉन्ड लेंथ होती है वो कितनी रहती है अपने पास, 74 पिकोमीटर। इट मींस कि ये न्यूक्लियस की डिस्टेंस है, किसकी न्यूक्लियस की डिस्टेंस है, कंबाइनिंग हाइड्रोजन एटम्स की। ठीक है, अब यहां से ही हम लोग एक और टर्म पढ़ते हैं जिसका नाम होता है अपने पास बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी। चलो यहां पर हम लोग एक नई टर्म पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी। देखो डिसोसिएट करने का मतलब क्या होता है, डिसोसिएट करने का मतलब होता है अलग करना। इंथैल्पी मींस, इंथैल्पी का मतलब होता है, अभी आप लोग उसको एनर्जी समझ सकते हो, बाकी इंथैल्पी को एक ब्रॉडर टर्म में पढ़ेंगे जब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स अपना स्टार्ट करेंगे। बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी की देखो अगर बात करी जाए तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि जब बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, और अगर बॉन्ड तोड़ने हैं तो वो फिर एनर्जी मांगता है। ठीक है, ये बहुत नॉर्मल सी चीज है भाई, आप लोग भी तो अपनी लाइफ में ऐसे ही करते होंगे। जैसे कोई दो दोस्त हैं, कोई दो दोस्त अच्छे दोस्त हैं, जो तीसरा दोस्त जाते हैं उनके बीच में, वो क्या करता है, सबसे पहले उनके बीच का बॉन्ड तोड़ते हैं। ठीक है, उल्टी सीधी बातें करेगा, चुगलियां लगाएगा, तो उसने एनर्जी दी ना, मतलब उसने एफर्ट मारा, तो वो बॉन्ड टूट गया। और लड़कियों में तो एक खासकर ये चीजें ज्यादा होती है ना, बिल्कुल। वैसे लड़कियों की दोस्ती ज्यादा गहरी होती नहीं है, लड़कों में दोस्ती ज्यादा गहरी होती है, ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, ऐसा मेरे को लगता है। ठीक है, सेम चीज यहां पर होती है, अगर आपके कोई दो एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड कर चुके हैं या दोस्ती कर चुके हैं, तो वो ना आपका एफर्ट मांगेंगे। किस लिए मांग रहे हैं एफर्ट, वो कह रहे हैं कि हमें दूर करके दिखाओ, तो फिर आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। अब वो एनर्जी हमारे पास कई मोड में सप्लाई की जा सकती है, हीट के फॉर्म में सप्लाई करी जा सकती है, वहां पे इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन हो सकता है, कई सारे तरीके अपने पास रहते हैं। तो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी क्या होती है, ये मेरे पास वो इंथैल्पी है जो मेरे को देनी पड़ेगी। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन टू ब्रेक 1 मोल बॉन्ड्स, ध्यान रहे एक बॉन्ड नहीं तोड़ना, कितने बॉन्ड तोड़ने मेरे को, 1 मोल। क्योंकि एक बॉन्ड जो होगा ना, आप एक बॉन्ड तोड़ने का मतलब है, जैसे आप हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को लो तो आपको एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लाना पड़ेगा। ये चीज कैलकुलेट नहीं करी जा सकती, क्योंकि एक मॉलिक्यूल कभी दिखेगा ही नहीं आपको, ना मिलेगा। तो होगा क्या, मैं इसको कैसे चेक करूंगा, मैं इसको चेक करूंगा जैसे मैं 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस ले आया, 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस ले आया, फिर वहां पर बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी दूंगा, मोल कॉन्सेप्ट लगा करके उसको मोल्स के टर्म में निकाल दूंगा। और मोल्स का मतलब है कि कितने रहा होगा वो, 6.022 into 10 की पावर 23 इतने बॉन्ड्स की रही होगी, तो एक की कैसे निकालेंगे, यूनिटरी मेथड लगा करके। तो कोई बड़ी बात नहीं होती, बट फॉर्मूले में हम लोग क्या लिखते हैं, जो डेफिनेशन होती है, डेफिनेशन में हम लोग क्या लिखते हैं कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल बॉन्ड्स। ठीक है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल बॉन्ड्स ऑफ अ सिंगल काइंड। ठीक है, यहां पर मैंने एक और चीज लिख दी, ऑफ अ सिंगल काइंड। सिंगल काइंड का मतलब आप लोग जानते हो, व्हाट डू मीन बाय सिंगल काइंड, एक ही तरह के। ठीक है, एक ही तरह के, क्योंकि कई बार क्या होता है आपका एक ही एटम कोई दो डिफरेंट एटम्स के साथ भी लग सकता है।
ठीक है, पर मैं कहूंगा कि एक ही तरीके के। अगर मैं एट अ टाइम स्टडी कर रहा हूं, जैसे अगर आप देखो अपने पास ये अमोनिया है ना, ये NH3 है, तो NH3 में जितने भी बॉन्ड्स है ना, तीनों के तीनों जो बॉन्ड्स हैं वो कैसे कंबाइनिंग एटम्स के बीच में है, वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में है। तो सारे बॉन्ड्स जो है उनका नेचर कैसा है, सिमिलर नेचर है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स पर तो यहाँ पर जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है उसमें ध्यान रखना है कि जो बॉन्ड के अपने पास नेचर है वो भी सेम होना चाहिए, कंबाइनिंग एटम्स आपके पास सेम तरीके के हैं तो ही वहां पर लगाएंगे। बाकी जहां पर डिफरेंट भी है तो एज सच कोई डिफरेंस नहीं आता है। जैसे अगर आप देखो अपने पास HNO3 होता है, ठीक है, ये अपने पास किसकी स्ट्रक्चर हो गई, यहाँ पर HNO3 की स्ट्रक्चर तो हो गई पर गलत हो गई। ठीक है, ये अपने पास किसकी स्ट्रक्चर हो गई यहाँ पर HNO3 की। अभी जो HNO3 की स्ट्रक्चर है यहाँ पर देखो आप कितने सारे बॉन्ड्स हैं। ठीक है, कितने सारे बॉन्ड्स होने का मतलब है एक बॉन्ड तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में जो कि कैसा है, सिंगल, फिर एक बॉन्ड नाइट्रोजन ऑक्सीजन का डबल है, फिर एक नाइट्रोजन ऑक्सीजन का कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। वैसे भी हम लोगों ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ा नहीं है, इसको मैं सबसे बाद में पढ़ाऊंगा आपको, जिसको हम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। और एक बॉन्ड किसके बीच में, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो यहाँ पर जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी निकालेंगे वो आप चाह करके भी नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने जो बॉन्ड तोड़ा है वो किसका तोड़ा है। जैसे सबसे पहले ये क्या करेगा, मॉलिक्यूल अपना हाइड्रोजन रिलीज करता है। अगर कोई बॉन्ड यहाँ पे सबसे जल्दी टूट सकता है तो वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है, सबसे जल्दी जो टूटेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है उसके लिए बॉन्ड नेचर कैसा रहता है, अपने पास सेम रहना चाहिए। जैसे आपके पास हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, अगर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को हम लोग देखें तो इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है ना, देखो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कितनी होती है अपने पास, 435.8 किलो जूल पर मोल की। अगर आप हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को, जो कि गैसियस फॉर्म में ही होता है, अगर इसको इतनी एनर्जी दी जाए तो ये क्या करेगा, अपने एक मोल बॉन्ड्स तोड़ देगा। तो इसके एक मोल बॉन्ड तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी आपको, 435.8 किलो जूल एक मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो एक बॉन्ड तोड़ने के लिए कैसे निकालेंगे एनर्जी, फिर आप उसको कैलकुलेट कर ही सकते हो। तो अब जरा VBT लगाते हैं और VBT के हिसाब से देखते हैं कि हीलियम का मॉलिक्यूल फॉर्म हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये होता है या नहीं होता है, मैं तो कह रहा हूं हम लोग इसे खुद निकाल करके देखेंगे कि ये फॉर्म होता है या नहीं होता है। अब आप लोग समझना, देखो मैं इसको कैसे कर रहा हूं। सबसे पहले हीलियम मॉलिक्यूल फॉर्म करने के लिए मुझे पता होना चाहिए कि हीलियम जो है, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2। ठीक है, इसका मतलब इस पे कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रहे होंगे, 2 और इसका मास नंबर कितना होता है, ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन है। तो यहां पर मैं 2 हीलियम जो एटम्स है वो बनाने जा रहा हूं। अब आप इस चीज को यहां पे समझना। तो इस बार सेंटर पे कैसा चार्ज दिखाएंगे, डबल पॉजिटिव का, और वैसे एक बार बगल वाला भी लेते हैं, इसे थोड़ा सा इधर बना देता हूं। ये आ गए मेरे पास दोनों हीलियम एटम्स के न्यूक्लियस। तो ये हो गया न्यूक्लियस ऑफ ए और ये हो गया मेरे पास न्यूक्लियस ऑफ बी। चलो अब इनके इलेक्ट्रॉन्स बना देते हैं। दोनों के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ऑफ ए ऊपर बना रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन ऑफ ए नीचे बना रहे हैं। ठीक है, फिर क्या बनाएंगे यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन ऑफ बी, और वैसे ही एक बनेगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऑफ बी। जो पहले वाला मॉलिक्यूल है, पहले वाले मॉलिक्यूल में मैं सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्सेस दिखाऊंगा। ठीक है, पहले कौन सी फोर्स बनाते हैं अट्रैक्शन की, पुरानी वाली। जैसे देखो इसका इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो रहा होगा, वैसे इसके इलेक्ट्रॉन्स इसके न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो रहे होंगे, पहले वाले के पहले वाले से, दूसरे वाले के दूसरे वाले से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये जो पिंक लाइंस यूज करी है ये किसके लिए हो गई अपने पास, ओल्ड अट्रैक्टिव फोर्सेस। ठीक है, ये जो पिंक लाइन से आपको शो करके दिखा रखा है वो क्या दिखा रखा है, ओल्ड अट्रैक्टिव फोर्सेस। अब मैं बनाने जा रहा हूं हमारे पास न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस। देखो नई अट्रैक्टिव फोर्सेस की अगर बात करेंगे तो पहले वाले का इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले के न्यूक्लियस से, और वैसे ही ये वाला इलेक्ट्रॉन भी तो अट्रैक्ट होगा, और सेम दूसरे वाले का पहले वाले से, और ये इसका दूसरा वाला भी पहले वाले से। नहीं अभी तो बन रहा है, बस इतना छोड़ देंगे, अभी रिपल्सिव इसलिए अलग से बनाऊंगा। ठीक है, तो मेरे पास ये क्या आ गई, ये आ गई मेरे पास न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो पहले वाले डायग्राम में मैंने क्या बनाया है, पहले वाले डायग्राम में मैंने बनाई है सिर्फ कौन सी फोर्सेस अपने पास अट्रैक्टिव। अब इसी के बगल में दोबारा एक डायग्राम बना रहा हूं जिसमें मैं कौन सी फोर्सेस बनाऊंगा आपके पास, रिपल्सिव। ठीक है, अब रिपल्सिव वाले पे ध्यान देना। फिर से डबल पॉजिटिव वाले न्यूक्लियाई ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉन ऑफ ए और यहां पर रखते हैं अपने पास इलेक्ट्रॉन ऑफ बी, फिर इलेक्ट्रॉन ऑफ ए और यहां पर आ गया आपके पास इलेक्ट्रॉन ऑफ बी। चलो पुरानी रिपल्सिव फोर्सेस बनाएंगे पहले। तो पुरानी रिपल्सिव फोर्सेस जो मैं बना रहा हूं वो कैसे बना रहा हूं, ब्लू वाले से। अच्छा, इसमें जो रिपल्सिव फोर्सेस हैं, या मैं कहूं ओल्डर रिपल्सिव फोर्सेस, क्या इसमें कोई पुरानी रिपल्सिव फोर्सेस होंगी क्या आपस में,
किस किस के बीच में होंगी? इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, बिल्कुल सही। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ये एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? रिपेल कर रहे होंगे। और अब मैं क्या बनाने जा रहा हूं? अब मैं बनाने जा रहा हूं आपके पास नई वाली, जो नई वाली रिपल्सिव फोर्सेस। अब नई वाली रिपल्सिव फोर्सेस, पहले वाले का इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले को, फिर ये दोनों एक दूसरे को, और वैसे ही ये भी तो करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको करेगा दूसरे वाले को, और पहले वाले का पहला और दूसरे वाले का दूसरा भी एक दूसरे को कर रहे होंगे। और उसके साथ साथ तो मैंने जो व्हाइट लाइंस बनाई है, व्हाइट लाइंस क्या हो गई मेरे पास? न्यू रिपल्सिव फोर्सेस। क्या पुरानी रिपल्सिव फोर्सेस आपको दिखाई दे रही है इसमें? पुरानी रिपल्सिव फोर्सेस कैसी हैं अपने पास? कितनी है देखो पुरानी रिपल्सिव फोर्सेस। तो हमें वीबीटी कहती है कि आप क्या करो, आप फोर्सेस का मैग्नीट्यूड स्टडी करो, ठीक है? या तो नंबर में इक्वल हो, और अगर इक्वल ना हो तो फिर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होनी चाहिए और रिपल्सिव फोर्सेस कम होनी चाहिए। अब जरा यहां पर देखते हैं कि ये जो चीज थी ये क्या निकल करके आती है अपने सामने। सबसे पहले मेरे को बताओ, आपको ओल्ड अट्रैक्टिव फोर्सेस कितनी देखने को मिल रही है इस मॉलिक्यूल में? 1 2 3 4। नई अट्रैक्टिव फोर्सेस कितनी है? 4। तो एक तरीके से मेरे पास जो अट्रैक्टिव फोर्सेस वो कितनी हो गई? 4 और 4 8। अब आ जाते हैं रिपल्सिव फोर्सेस को स्टडी करने। अगर आप रिपल्सिव फोर्सेस को स्टडी करोगे तो ओल्ड रिपल्सिव फोर्सेस कितनी है और न्यू रिपल्सिव फोर्सेस कितनी है? 1 2 3 4 5। ठीक है, कितनी है रिपल्सिव फोर्सेस आपके पास यहां पर? 7। ठीक है, तो ये तो बात हो गई टोटल की। लेकिन अगर आप नई पे देखोगे ना, तो नई पे अट्रैक्टिव फोर्सेस कितनी है? 4। और नई रिपल्सिव फोर्सेस कितनी है? 5। तो क्या आपकी नई रिपल्सिव फोर्सेस पुरानी जो आपकी नई अट्रैक्टिव फोर्सेस उससे ज्यादा है या नहीं है? बिल्कुल है। तो मैं कह सकता हूं कि मेरे पास जो रिपल्सिव फोर्सेस हैं, कैसी रिपल्सिव फोर्सेस? न्यू रिपल्सिव फोर्सेस, दीज आर ग्रेटर देन न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस। रिपल्सिव न्यू, और इसको लिख देता हूं अट्रैक्टिव न्यू। देखो टोटल जो होता है ना, इसीलिए तो था टोटल नहीं देखते हैं, क्या देखते हैं? नई जो निकल करके आ रही है वो कितनी है। नई वाली जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो हमेशा ज्यादा होनी चाहिए। किससे ज्यादा होनी चाहिए? रिपल्सिव से। तो टोटल को अगर आप देखोगे ना, तो टोटल तो आपको बता रहा है अट्रैक्टिव ज्यादा है, रिपल्सिव कम है, पर नहीं, मेरे को क्या देखना है? मेरे को देखना है नई कितनी है। नई वाली मतलब जब दोनों एटम्स को एक दूसरे के पास लाएंगे, जब दोनों एटम एक दूसरे के पास आएंगे बॉन्ड बनाने से मना कर देंगे, क्योंकि रिपल्सिव फोर्सेस 5 हो गई टोटल और अट्रैक्टिव फोर्सेस कितनी रह गई? सिर्फ नई 4। तो क्योंकि मेरे पास जो नई रिपल्सिव फोर्सेस है, नई रिपल्सिव फोर्सेस का अगर मैं यहाँ पे नंबर लिख दूं तो कितनी आ रही थी? 4। और नई रिपल्सिव फोर्सेस कितनी आ रही थी? 5। क्योंकि आपकी रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा है, तो देयरफॉर हीलियम मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। 5 रिपल्सिव फोर्सेस आपके पास कितनी है यहाँ पर? 5। अट्रैक्टिव कितनी है? 4। तो देयरफॉर He2 डजंट एग्जिस्ट। तो आपकी वीबीटी कहती है कि अगर कहीं पर ऐसा सिनेरियो फॉलो हो रहा है कि नई फोर्सेस जो है रिपल्सिव नेचर की, अगर वो ज्यादा हो गई अट्रैक्टिव नेचर से, तो फिर वो मॉलिक्यूल फॉर्म नहीं होगा। तो इसीलिए आपको कभी नहीं पढ़ाया जाएगा कि हीलियम मॉलिक्यूल होता है। आज तक आप लोगों ने कभी पढ़ा भी नहीं होगा हीलियम मॉलिक्यूल के बारे में। तो यहाँ पर आपके पास जो वीबीटी में पहला कॉन्सेप्ट था ना, वीबीटी में पहला कॉन्सेप्ट हम लोग कौन सा कर रहे हैं? एनर्जी कंसिडरेशन वाला। ये एनर्जी कंसिडरेशन वाला पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। अगला अब हम लोग करेंगे यहाँ पर इन द टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, या ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पर।